पहला क्वेश्चन देखेंगे। कथन है, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कथन सही है। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो कथन कारण दोनों सही हैं। कथन कारण की सही व्याख्या करता है। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? पारसियों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? पारसियों को। इसमें जो अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में, ये जो है बौद्धों को, जैनों को और सिखों को शामिल करता है, लेकिन पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? तो वो जो है, अगर किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो वो किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? तो ये जो है 1 और 3 इसमें सही है। जो अगर किसी समुदाय को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाता है तो वह नंबर 1 संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। यह समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। नंबर 3, यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इसमें 1 और 3 सही है। अगर किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो वह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है तथा यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो यह प्रावधान है अनुच्छेद 20(3) में। अनुच्छेद 20(3) में बताया गया है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से
संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 ये संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार अनुच्छेद 20(2) में बताया है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता, तथा अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये 20(3) और 20(2) में बातें बताई गई हैं, तो अनुच्छेद 20 में ये बात बताई गई है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ये बात बताई गई है अनुच्छेद 20 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, ये बात बताई गई है अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अनुच्छेद 22 में। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अनुच्छेद 22 में। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अनुच्छेद 22 में बताया गया है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। क्वेश्चन था, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह तक। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? क्वेश्चन हमारा था, किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। बंदी प्रत्यक्षीकरण को। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम बताना है। मूल अधिकारों से संबंधित है और इनका सही कालानुक्रम बताना है। ये जो निर्णय आए हैं मूल अधिकारों से संबंधित, सबसे पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, इसका सही क्रम बताना है। ये क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है, तो सही क्रम देख लीजिए। सही क्रम है, मूल अधिकारों से संबंधित निर्णयों का सही क्रम है, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला, इसका निर्णय आया है 1950 में। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। तो सबसे पहले है A.K. गोपालन 1950, गोलकनाथ 1967, केशवानंदवाद 1973, मिनर्वा मिल्स 1980। ये सही क्रम है। A.K. गोपालन का मामला 1950 में, गोलकनाथ 1967, केशवानंद भारती 1973, मिनर्वा मिल्स 1980। मिनर्वा मिल्स 1980। नेक्स्ट, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1976 में। इसमें देखो बताया गया है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1976 में। नीचे इसका विश्लेषण देख लो। बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अध्यादेश
25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया तथा इसी तिथि से प्रभावी हुआ। इसका स्थान बाद में मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने लिया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना था। तो ध्यान रखना, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1976 में। 1976 में। नेक्स्ट, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो उपरोक्त सभी द्वारा ये निर्णय लिया गया है या निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारतीय संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा तथा उपरोक्त सभी द्वारा जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम को निषिद्ध किया गया है। नेक्स्ट, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ये कथन है अर्नेस्ट बार्कर का कथन है। अर्नेस्ट बार्कर का कथन है, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई। ये जो है अर्नेस्ट बार्कर का कथन है, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई। ये कथन है अर्नेस्ट बार्कर का। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? कहना, भारत के संदर्भ में कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। भारत के संदर्भ में अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ये कथन सही है। नेक्स्ट, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई ग्रेट ब्रिटेन में। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई ग्रेट ब्रिटेन में। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है ग्रेट ब्रिटेन में। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ से हमको लगता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व शुरू हो रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। अच्छा, डीपीएसपी को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी को यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? संविधान में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट, कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना। उद्देश्य है क्या? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ये जो है उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना,
एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, लेकिन उद्देश्य है नहीं एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, इसका उद्देश्य नहीं है। कथन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निषेध तत्वों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का, राज्य के नीति निषेध तत्वों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है धार्मिक राज्य की स्थापना करना। उद्देश्य है क्या? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये उद्देश्य नहीं है राज्य के नीति निषेध तत्वों का। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निषेध तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। गलत, पहला गलत हो गया। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, यह भी गलत है। ना ही इसमें एक सही है ना ही दो सही है। नेक्स्ट, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सही है। ये तत्व जो है राज्य के नीति निषेध तत्व, राज्य के नीति निषेध तत्व ये देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यह भी सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। इसमें जो राज्य के नीति निषेध तत्व हैं ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो ये दोनों जगह है, प्रस्तावना में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश जो है ये प्रस्तावना में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है। दोनों जगह है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन था संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो ये जो है प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करते हैं। प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों जगह जो है कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। नेक्स्ट, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ए और सी दोनों सही है। इसमें ए और सी दोनों सही है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी में जो है विभाजित किया जा सकता है। समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए जो है इनको समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी उपरोक्त सभी में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? आयरलैंड से। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं
ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है आयरलैंड से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराए जा सकते। ये बात अनुच्छेद 37 में बताई गई है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये बात अनुच्छेद 37 में बताई गई है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो इसमें जो है इसका उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ये समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बात बताई गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट, कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? समान काम के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अधिकार है, अनुच्छेद 39 में बताया गया है। आगे बता रहे हैं, समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में किया गया है। अनुच्छेद 39 में बताया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ये बात जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था भारत में की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। ये ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। आगे बताए हैं, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करता है या निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद पंचायत गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को पंचायत गठन के लिए निर्देश देता है। अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन निदेशक सिद्धांत है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन निदेशक सिद्धांत है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन निदेशक सिद्धांत है। अब इसमें मिलान करना है, इसको देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है अनुच्छेद 40 में। 41 में है काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार। समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में, समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का गठन। कृषि एवं पशुपालन का गठन अनुच्छेद 48 में है। कृषि एवं पशुपालन का गठन अनुच्छेद 48। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41। और ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट देखेंगे, कथन है मनरेगा दर आहार्य परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कथन सही है। कारण, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है या प्रवर्धित है, ये गलत है। कारण गलत है, कथन सही है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रवर्धित है, ये बात गलत है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रवर्धित नहीं है, इसमें लिखा है प्रवर्धित है, तो ये गलत है। कारण गलत है, कथन सही है। मनरेगा दर आहार्य परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद, इसको समझ लीजिए, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 41 में क्या है? काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में है काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में है काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में है काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में है काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है अनुच्छेद 41 में। और 43 का में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 43 का में बताए हैं उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी।
48 का में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का में है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का में है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 43 का 43 का में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी। अनुच्छेद 41 में है काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 में 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है 51। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अनुच्छेद 51 में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 में यह बात बताई गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कह रहे संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो भाग है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। क्वेश्चन था संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 43A में। 43A में बताया गया उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, ये बात बताई गई है अनुच्छेद 43A में। नेक्स्ट है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया समान आचार संहिता। ये जो समान आचार संहिता है ये अनुच्छेद 44 में पहले से ही वर्णित थी, तो 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है समान आचार संहिता। समान आचार संहिता को 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है, जबकि जोड़ा क्या गया है 42वें संशोधन द्वारा? थोड़ा सा देख लो। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी सलाह, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। तो ये A, B, D जोड़े गए हैं समान आचार संहिता 42वें संशोधन द्वारा जो है संविधान में नहीं जोड़ी गई। ये देखो इसमें बताए हैं कहाँ क्या क्या जोड़ा गया है 42वें संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 39 जोड़े हैं। 39 शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 जोड़े हैं 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 39 में क्या है? शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। 39 जोड़े हैं। और फिर जोड़े समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 का 39 जोड़े हैं और 39 का जोड़ दिए हैं समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता। 39 का में क्या है? समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता 39 का। और 43 का जोड़े हैं उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 43 का जोड़ दिए हैं उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। 48 का जोड़े हैं 48 का 39 का
43 का और 39 चा ये जो है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। 48 का और 43 का, 39 का और 39 चा 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं 42वें संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है? तो इसमें जोड़ा गया है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता। अनुच्छेद 43 का 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है अनुच्छेद 43 का को। नेक्स्ट है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो संविधान जो है किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसमें बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। संविधान बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। संविधान में बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की गई है, बल्कि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, इसको ध्यान रखना। बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के विरुद्ध बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है संविधान, लेकिन दलित शब्द का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। नेक्स्ट है, कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये जो है मूल अधिकार में है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये जो है अनुच्छेद जो है 21 का में जोड़ा गया है। ये अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार है। इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जो हुआ है, इसके तहत इसको जोड़ा गया है। इसको, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। कौन? 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यह अनुच्छेद 21 का में बताया गया है। 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, ये मूल अधिकार में है। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? यही लास्ट वाला है इसमें, 16 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। 16 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। निदेशक सिद्धांत जो है ये प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो इसमें केवल 2 सही है। ये शामिल है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। उपभोग का प्रतिषेध, उपभोग का प्रतिषेध। और ये मानव दुर्व्यापार, बालाश्रम का प्रतिषेध, ये नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, यह अनुच्छेद 23 में बताया गया है। मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध ये अनुच्छेद 23 में बताया गया है, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। कह रहे हैं निदेशक तत्व क्या है? अवाद योग्य। निदेशक तत्व क्या है? अवाद योग्य। निदेशक तत्व क्या है? अवाद योग्य। नेक्स्ट है, कह रहे हैं भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति
के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो इसमें प्रावधानों पर हम विचार कर लेंगे, 2 और 3 सही हैं इसमें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत सही क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। ये इसमें जो है 2-3 सही है, ये चौथा हमने गलत पढ़ दिया है। इसमें सही क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को संगठित करना सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो सम्मिलित क्या है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है क्या? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ये बात बताई गई है अनुच्छेद 48 का में। संविधान का अनुच्छेद 48 का के तहत राज्य द्वारा देश के पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। अनुच्छेद 48 का में बताया गया है कि राज्य जो है देश के पर्यावरण संरक्षण संवर्धन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है? तो संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह को जो है 39 का को मुफ्त कानूनी सलाह को जो है 39 का के तहत संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मुफ्त कानूनी सलाह क्वेश्चन था, कौन सा जो है बाद में जोड़ा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में? तो इसमें है ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, समान नागरिक संहिता, मुफ्त कानूनी सलाह। तो मुफ्त कानूनी सलाह को बाद में नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया है। ये 39 का के तहत इनको शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता। कह रहा है कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता, ये मौलिक अधिकार है, लेकिन समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। तो माद्य निषेध, यही जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। माद्य निषेध, जो कि फैक्ट्रियों, खानों में बाल श्रम का निषेध मौलिक अधिकार है। बेगार एवं बालात श्रम का निषेध मौलिक अधिकार है। अस्पृश्यता निषेध मौलिक अधिकार है, लेकिन माद्य निषेध जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। माद्य निषेध। नेक्स्ट कह रहा है कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अस्पृश्यता उन्मूलन। कह रहे हैं कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है और राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? अस्पृश्यता
उन्मूलन, अस्पृश्यता उन्मूलन। आगे बता रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ये बात कही है के.टी. शाह ने। के.टी. शाह ने कहा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये बात कही थी के.टी. शाह ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये बात कही है के.टी. शाह ने। के.टी. शाह ने कहा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, अदा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि इसमें कथन 3 सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों को से पूरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहे हैं संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन सूचीबद्ध है? तो इसमें सूचीबद्ध है समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। 1 और 2 सूचीबद्ध है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। छोटा परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा, ये दोनों जो है सम्मिलित नहीं है। बस 1 और 2 सम्मिलित है निर्देशक तत्वों में, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता।